Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Aqib Ayaz. Today I am here with Royal Chemistry channel. Today we will study chapter number 1 of first year chemistry. Our topic of discussion is atom. But before discussing atom, we will see some basic concepts which will help us in understanding our main topic. First of all, see what is chemistry. Chemistry is study of structure and composition of matter. मैटर के स्ट्रक्चर्स को, मैटर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना केमिस्ट्री है। मतलब जब भी हम मैटर की स्टडी कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हवा को अंदर लेके जाते हैं, हवा जो है वो हमारी फूड के साथ रिएक्शन करती है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज है तो हम लिविंग हैं। अब मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो मास रखती हो, जो जगह घेरती हो, वो मैटर कहलाती है। हमारा जिस्म और इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ये मैटर हैं। ये रूम है तो इसको भी हम मैटर कहेंगे, हवा है वो भी मैटर है, एयर है वो भी मैटर है, सारी चीजें मैटर में आती हैं। फिर हम मैटर की कंपोजिशन देखें तो मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब एलिमेंट्स क्या होती हैं? कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है। प्योर किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो एक ही किस्म के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी हो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट दिखाई गई हैं, हाइड्रोजन, मरकरी, आयरन। अब हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, मरकरी भी एलिमेंट है, आयरन भी एलिमेंट है। बट इन तीनों में क्या है कि स्टेट का डिफरेंस है। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, मरकरी जो है वो लिक्विड है, आयरन जो है सॉलिड है। अब इसकी क्या वजह है? देखिए हाइड्रोजन में भी एटम पाए जाते हैं, मरकरी में भी एटम पाए जाते हैं और आयरन में भी एटम पाए जाते हैं। लेकिन स्टेट में फर्क इस वजह से है कि हाइड्रोजन की जो एटम है वो मुख्तलिफ है मरकरी से और मरकरी के जो एटम है वो मुख्तलिफ है आयरन से। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि तमाम एलिमेंट्स में जो एटम है वो डिफरेंट है। तो एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर्टीज देता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जी डियर स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक एटम पर। तो आज हम देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एटम को बनाते हैं और किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज पेश की एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम इगो की, बहुत अर्सा पहले की, जब साइंस में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई थी, जब साइंस में डेवलपमेंट अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो उस टाइम ये समझा जाता था कि पार्टिकल जो है वो सिंपल इनडिविजिबल यानी सादा ना तकसीम होने वाले जर्रात से मिलकर बना है। तो उस टाइम जितने भी ग्रीक फिलोसफर थे उनका भी ये मानना था कि अगर हम मैटर को डिकम्पोज करें, मैटर को ब्रेक करें, मैटर को तोड़ें तो तकसीम द तकसीम छोटे से छोटा होते हुए एक बेसिक यूनिट में तब्दील हो जाता है। उस बेसिक यूनिट को हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उसको मजीद नहीं काट सकते। तो डेमोक्रिटस ने आके यही कह दिया कि वो जो सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको हम मजीद नहीं काट सकते तो उनको एटम कहा जाता है। अब एटम का लफ्ज आया कहाँ से? तो उसने अपनी लैंग्वेज को यूज किया। एटम का वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ एटमोस से, और एटमोस का मतलब होता है जिसको मजीद कट ना किया जा सके, जिसको मजीद ना तोड़ा जा सके। अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी की, तो 17वीं सेंचुरी के एंड में चंद प्योर सब्सटेंसेस लिए गए और उन प्योर सब्सटेंसेस की जब क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, जब उनका मिकदारी मुताला किया गया, तो पता चला कि सिर्फ चंद एलिमेंट्स हैं जो तमाम के तमाम मुख्तलिफ एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर यह भी इंकशाफ हुआ कि किस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलती हैं और कंपाउंड बनाते हैं, और जब कंपाउंड बन जाता है तो टूटने पर किस तरह अपने असल एलिमेंट्स में टूट जाता है। तो जॉन डाल्टन जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर था, उसने पहली दफा एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश की जिसको डाल्टन थ्योरी कहा जाता है। अब डाल्टन थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, लेकिन इस थ्योरी ने कभी भी ये नहीं बताया कि जब हम गिलास को रब करवाते हैं सिल्क के साथ या बालों के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये नहीं बताती थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बहुत ज्यादा पोस्टुलेट थे, उनमें से एक पोस्टुलेट ये था कि जो मैटर होता है ना वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बनता है, और उन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। अगर हम एटम की सिंपल डेफिनेशन की बात करें जो कि ओल्ड है, वो ये है कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता भी है और नहीं भी लेता।
अब यहाँ से दो चीजें ध्यान में आती हैं कि एटम रिएक्शन में हिस्सा लेता भी है और नहीं भी लेता, तो एटम की भी दो टाइप्स होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो अपना आजादाना वजूद बरकरार रखते हैं, जिस तरह के नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारे ऐसे एटम हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो जब डेवलपमेंट ज्यादा हो गई, जब टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो गई, तो पता चला कि ऊपर वाली जितनी भी बातें थी गलत थी, कि एटम मजीद कट नहीं किया जा सकता, या एटम सिंपलेस्ट पार्टिकल है। एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें हैप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम ज़्यादातर पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। वजह क्या है? क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये बुनियादी पार्टिकल्स है जो हर जगह पे यूज हो रहे होते हैं और हम स्टडी भी इनको करते हैं। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है जैकब बर्जीलियस। उसने सबसे पहले एटम्स के एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने का मेथड बताया, और जो उसने एटॉमिक मास डिटरमाइन करके दिए वो आजकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब कि पहली दफा वो साइंटिस्ट था जिसने बड़े एग्जैक्ट और एक्यूरेट एटॉमिक मासेस जो है वो डिटरमाइन करके दिए। और इसकी एक खास बात ये थी कि उसने ये भी बताया कि जो एलिमेंट्स होती हैं, एलिमेंट्स को हम सिंबल किस तरह से देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं एटम के बारे में। अब हम देखते हैं कि एविडेंस ऑफ एटम क्या होता है। एविडेंस कहते हैं सबूत को। हम जो कह रहे हैं कि एटम जो है ये एग्जिस्ट करता है, हमारे पास क्या ऐसा सबूत है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम पाया जाता है? तो अभी तो हमने बात की थी कि एटम इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम इसे आम आंख से देख ही नहीं सकते। आम आंख तो दूर की बात, हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी एटम को नहीं देख सकते। अब इसकी क्या वजह है? लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ को। जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर के दरमियान है। मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 450 से 700 नैनोमीटर के दरमियान है। तो लाइट माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को तो बड़ा अच्छा और बड़ा वाज़ेह करके दिखाती है जिनका जो डायमीटर होता है वो इस वेवलेंथ के राउंड अबाउट होता है, इसके करीब करीब आता है। मतलब 500 नैनोमीटर वाली चीज़ों को तो लाइट माइक्रोस्कोप बड़ी अच्छे से दिखाती है। लेकिन एटम चूंकि बहुत छोटा होता है तो लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम एटम को नहीं देख सकते। तो एटम को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या ऐसा होता है कि हम एटम को देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रॉन की बीम्स को। इलेक्ट्रॉन की बीम्स की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से कई गुना छोटी होती है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि ग्रेफाइट का एक पीस है, उसको दिखाया गया और साथ में ये भी बताया गया कि ये कोई ओरिजिनल पीस नहीं है, बल्कि उस पीस को 1,50,00,000 टाइम बड़ा करके दिखाया गया है। यानी 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाइड किया गया है उस पीस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, और उसका इमेज आपकी बुक में दिखाया गया है। उसमें जो ब्राइट लाइंस होती हैं वो ग्रेफाइट के एटम को रिप्रेजेंट करती हैं। अब चूंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब जो रिसेंट टेक्निक है, जो मॉडर्न टेक्निक है वो है एक्सरे। तो एक्सरे की स्टडी हमें ये भी बताती है कि एटम का डायमीटर कितना होता है। तो जब एक्सरे की स्टडी की गई तो पता चला कि एटम का जो डायमीटर होता है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। अब आपको पता है मीटर बहुत बड़ा यूनिट है और एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक पावर कम कर दिया और पॉइंट को थोड़ा राइट साइड पे ले आए हैं। तो हमारे पास 0.2 नैनोमीटर जो है ये इसका डायमीटर है। इस तरह से जब मास दिखाया गया एटम का तो जो मास है वो इस रेंज में लाई करता है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम। वही बात, किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। अगर हम इसको छोटे यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहें यानी एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। और एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। अब आखिर में डियर स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि हम जो कह रहे हैं कि एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक फुल स्टॉप जो होता है, एक फुल स्टॉप में भी कितने 2 मिलियन यानी 20 लाख एटम होते हैं। एक नुक्ते में भी 20 लाख एटम होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक एटम कितना छोटा होगा। और हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारी इवॉल्व कर रही होती है एटम के ऊपर। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।